दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि हाईकमान पर सिब्बल ने इशारों में साधा निशाना, कहा कांग्रेस हो रही कमजोर और यही है सच्चाई। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी कलह अब खुलकर सामने आने लगी है। जी हां, आपको बता दें कि शुक्रवार को कांग्रेस के नाराज नेताओं का गुट जम्मू पहुंचा और शनिवार वहां पर आयोजित शांति सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस गुट को G23 के नाम से भी जाना जाता है, जिसने पिछले साल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर संगठनात्मक चुनाव करवाने की मांग की थी। उस दौरान कई दौर की बैठकों के बाद कांग्रेस हाईकमान ने नाराज नेताओं को शांत करवा दिया था, लेकिन अब जम्मू में इशारों में G23 के नेताओं ने हाईकमान और गांधी परिवार पर निशाना साधा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि सच्चाई ये है कि हम कांग्रेस पार्टी को कमजोर होते हुए देख रहे हैं। इस वजह से आज वो यहाँ पर इकट्ठा हुए और हम पहले भी एक साथ इकट्ठा हुए थे और हमें एक साथ पार्टी को मजबूत करना है। गुलाम नबी आजाद पर सिब्बल ने कहा कि वो एक ऐसे नेता हैं जो हर राज्य के हर जिले में कांग्रेस की जमीनी हकीकत जानते हैं। हमें दुख हुआ जब हमें पता चला कि उन्हें संसद में जिम्मेदारियों से मुक्त किया जा रहा है। साथ ही मैं ये नहीं समझ पा रहा कि कांग्रेस अपने अनुभव का उपयोग क्यों नहीं कर रही है। सिब्बल ने आगे कहा कि गुलाम नबी आजाद साहब की असली भूमिका क्या है। विमान उड़ाने वाला व्यक्ति एक अनुभवी व्यक्ति होता है। एक इंजीनियर इंजन में किसी खराबी का पता लगाने और उसकी मरम्मत करने में उसका साथ देता है। गुलाम नबी को पार्टी में एक अनुभवी इंजीनियर के रूप में जाना जाता है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मैं राज्यसभा से रिटायर हुआ हूं, राजनीति से रिटायर नहीं हुआ हूं और मैं संसद से पहली बार रिटायर नहीं हुआ हूं। आज कई बरसों बाद हम राज्य का हिस्सा नहीं हैं, हमारी पहचान खत्म हो गई है। राज्य का दर्जा वापस पाने के लिए हमारी संसद के अंदर और बाहर लड़ाई जारी रहेगी। जब तक यहाँ चुने हुए नुमाइंदे मंत्री और मुख्यमंत्री नहीं होंगे तब तक बेरोजगारी, सड़कों और स्कूलों की यही हालत जारी रहेगी। और दोस्तों अगली खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से। जी आपको बता दें कि सी वोटर का सर्वे, पश्चिम बंगाल में फिर बन सकती है ममता सरकार, भाजपा भी दूर नहीं, जाने अन्य राज्यों का ओपिनियन पोल। जी आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और इसी के साथ राज्य में सियासत गर्म हो गई है। बंगाल के मतदाताओं के दिल में क्या है, किसके सिर पर सत्ता का ताज सजेगा, ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक सर्वे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए अच्छी खबर है। आपको बता दें कि एक न्यूज मीडिया की रिपोर्ट के हिसाब से वोटर का सर्वे के मुताबिक बंगाल में एक बार फिर ममता सरकार बनती दिख रही है। सर्वे के मुताबिक बंगाल की कुल 294 सीटों में वोट प्रतिशत की बात करें, टीएमसी को 43% वोट और बीजेपी को 38% वोट मिल सकता है, जबकि कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन को 13% वोट मिल सकता है। वहीं अन्य के खाते में 6% वोट जा सकता है। सीटों की बात करें तो ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी एक बार फिर बंगाल में वापसी करती नजर आ रही है। सर्वे के मुताबिक टीएमसी को 148 और 164 सीटें मिल सकती हैं। वहीं 200 पार का नारा लेकर मैदान में उतरी बीजेपी को 92 और 108 सीटें मिलने की संभावना है। वहीं कांग्रेस लेफ्ट के गठबंधन को 32 से 40 सीटें मिल सकती हैं। तो दोस्तों इस बार क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनने की संभावना है? आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों में अगली एक और खबर मैं आपको बताते हैं जो कि कोरोना वायरस को लेकर आ रही है। जी आपको बता दें कि महाराष्ट्र में लगातार चौथे दिन कोरोना के नए केस 8000 के पार। 8 मार्च तक बढ़ चुका है लॉकडाउन। जी हम बात करें कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। सबसे अधिक प्रभावित शहरों में राज्य सरकार पहले ही लॉकडाउन लगा चुकी है, लेकिन नए मामलों की संख्या में रोजाना इजाफा हो रहा है। शनिवार को लगातार चौथे दिन कोरोना के नए केस 8000 से
ऊपर रहे। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना के 8,623 नए मामले सामने आए हैं। 4 दिन से 8,000 से ज्यादा सामने आ रहे हैं नए केस। इसके साथ ही महाराष्ट्र में रिकवरी केस और नए केस के बीच का फासला बढ़ता ही जा रहा है। शनिवार को 3,638 मरीज कोरोना से रिकवर भी हुए हैं। हालांकि मुंबई में कोरोना के नए मामलों में मामूली सी गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 4 दिनों से मुंबई में 1,000 से अधिक केस आ रहे थे, लेकिन शनिवार को 987 नए मामले सामने आए हैं। इससे पहले शुक्रवार को भी कोरोना के 8,333 नए मामले दर्ज किए गए थे। मुंबई में 1,035 केस दर्ज किए गए थे। वहीं गुरुवार को राज्य में 8,702 नए मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें 1,145 मुंबई में थे। और दोस्तों अगली खबर में आपको बता दें कि असम में बीजेपी को चुनाव से पहले झटका। सहयोगी दल बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने थामा कांग्रेस गठबंधन का हाथ। जी हम बात करें कि असम समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा चुका है। चुनाव आयोग ने असम के अंदर 3 चरण में चुनाव कराने का फैसला किया है, जिसकी शुरुआत 27 मार्च से होगी और 6 अप्रैल को आखिरी चरण का चुनाव होगा। इस बीच असम में फिर से सत्ता में वापसी की उम्मीद लगाए बैठी बीजेपी को एक जोर का झटका लग गया है। दरअसल असम में बीजेपी की सहयोगी पार्टी बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट या बीपीएफ ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करने का ऐलान कर दिया है। बीपीएफ ने घोषणा की है कि वो बीजेपी के साथ अपने गठबंधन को खत्म कर रहा है और विपक्षी मोर्चे के साथ शामिल हो रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के लिए असम में ये बहुत फायदा वाला फैसला है। पिछले चुनाव में बीपीएफ ने 12 सीटें जीती और बीपीएफ के अध्यक्ष हाग्रामा मोहिलारी ने कहा है कि असम में शांति, एकता और विकास के लिए काम करना और असम को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के लिए एक स्थिर सरकार लानी होगी और इसलिए बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने विपक्षी मोर्चे के साथ हाथ मिलाने का फैसला किया है। आपको बता दें कि असम में पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर बीपीएफ ने राज्य की 126 सीटों में से 12 सीटें अपने नाम की थी और बाद में वो बीजेपी के साथ गठबंधन में शामिल हो गया था। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि कन्याकुमारी शहर किस राज्य में स्थित है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और दोस्तों में अगली खबर आ रही है जो कि किसानों के हवाले से है। जी आपको बता दें कि राकेश टिकैत का दावा, कहा मोदी सरकार के हाथ में कुछ नहीं, व्यापारियों के इशारे पर हो रहा काम। जी आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में किसानों के आंदोलन को शनिवार को 93 दिन हो गए। किसान कृषि कानून को वापस लेने और एमएसपी पर कानून बनाने की मांग को लेकर दिल्ली के सिंगू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर जुटे हुए हैं। किसानों के मुद्दे पर विपक्ष भी सरकार को जमकर घेरने का काम कर रही है, लेकिन मोदी सरकार इसे किसानों के लिए ऐतिहासिक कदम बता रही है। इन सब के बीच एक बार फिर किसान नेता राकेश टिकैत ने कृषि कानून को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। किसान नेता देश भर में किसानों को एकजुट करने के लिए किसान महापंचायत कर रहे हैं। आपको बता दें कि सरकार ने कानून लागू करने से पहले गोदाम बनवा दिए, बाद में जाकर तीनों कानून बनाए हैं। वो दिन दूर नहीं जब जनता इन गोदामों को तोड़ देगी। उन्होंने बताया कि चौधरी चरण सिंह मंडी कानून लेकर आए थे, जिसको सर छोटू राम ने पंजाब में लागू करवाया, जिसकी वजह से आज पंजाब के किसानों की फसल एमएसपी पर खरीदी जाती है। वहीं किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा कि जिस दिन ये आंदोलन कमजोर हुआ, समझो उस दिन किसानों की कमर टूट जाएगी। ये आंदोलन 70 साल से घाटे की खेती कर रहे किसानों के हक की लड़ाई है। किसान आज अपनी फसल का दाम नहीं ले पा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर आज ये किसानों का आंदोलन नहीं होता तो सरकार ने गन्ने की कीमत बढ़ाने की जगह घटा दी थी। और दूसरी अगली खबर में आपको बता दें कि अब 250 रुपए में प्राइवेट अस्पतालों में मिलेगी कोविड वैक्सीन की डोज। 1 मार्च से 20,000 निजी केंद्रों पर लगेगा टीका। जी हम बात करें कि 1 मार्च से निजी केंद्रों पर टीकाकरण की इजाजत के बाद सरकार इसकी कीमत तय करने की ओर से भी कदम बढ़ा रही है। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि निजी अस्पताल कोरोना के टीके की एक डोज के लिए अधिकतम 250 रुपए ले सकेंगे। 1 मार्च से 60 साल या इससे अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए और 45 से
से 59 साल के ऐसे लोगों के लिए टीकाकरण शुरू किया जाएगा जो किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं। सरकारी अस्पतालों में टीका मुफ्त लगाया जाएगा, जबकि निजी केंद्रों पर कीमत देकर टीका लगवाया जा सकता है। सूत्रों ने बताया कि टीकाकरण के लिए 250 रुपए की अधिकतम सीमा तय की जाएगी। इससे 150 रुपए टीके की कीमत है और 100 रुपए सर्विस चार्ज के तौर पर वसूलने की अनुमति होगी। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को इस बारे में सूचित कर दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि कोविड या आरोग्य सेतु के जरिए रजिस्ट्रेशन कराते हुए पात्र लोग टीका लगवा सकेंगे। इन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उन्हें नजदीकी सरकारी एवं निजी टीकाकरण केंद्रों एवं वहां उपलब्ध तारीख व समय की जानकारी मिल जाएगी। लोग अपनी इच्छा से केंद्र चुन सकेंगे। इनके साथ साथ टीकाकरण केंद्र पर पहुंचकर रजिस्ट्रेशन कराने की सुविधा भी दी जाएगी। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों, अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में सोने और चांदी के ताजा भाव। जी आपको बता दें कि सोना 342 रुपए टूटा, चांदी में 2007 रुपए की गिरावट। जी हम बात करें कि भारतीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट जारी है। शुक्रवार को सोना 342 रुपए सस्ता होकर 45,599 रुपए प्रति 10 ग्राम पर हो गया, जबकि चांदी 2007 रुपए कम होकर 67,419 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिक्री के कारण शुक्रवार को सोना और चांदी दोनों सस्ते हो गए। गुरुवार को सोना 45,941 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था और चांदी पिछले कारोबार में 69,426 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। और दोस्तों, अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि उत्तर भारत में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। इन राज्यों में हो सकती है बारिश और बर्फबारी। जी हम बात करें कि उत्तर भारत में पिछले एक सप्ताह से तापमान में लगातार इजाफा हो रहा है। मार्च महीने की अभी शुरुआत भी नहीं हुई और गर्मी ने अपना रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिया है। समय से पहले बढ़ रहे तापमान को देखते हुए मौसम विभाग का कहना है कि इस सप्ताह मौसम एक बार फिर करवट बदलेगा। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि 27 फरवरी के बाद देश के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। इसका कारण वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होना है। आपको बता दें कि भारतीय मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को उत्तरी पाकिस्तान में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया। इसके चलते भारत के कई राज्यों में आने वाले कुछ दिनों में मौसम में बदलाव दिखाई देगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई हिस्सों के लिए अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में गरज के साथ बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिन गरज की बारिश और बर्फबारी के आसार बने हुए हैं। मौसम विभाग का कहना है कि यूपी, एमपी, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब के साथ हरियाणा में भी मौसम करवट बदलेगा। विभाग के अनुसार पंजाब और हरियाणा में कोहरा दस्तक देगा, जिसकी वजह से दोनों राज्यों में ठंड भी बढ़ सकती है। कोहरे के साथ साथ इन दोनों राज्यों में बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते आने वाले दिनों में यही उम्मीद है कि 1 और 2 मार्च के आसपास तापमान में हल्की गिरावट की उम्मीद है। पहाड़ों से उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, जिससे तापमान थोड़ा कम हो सकता है। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में हल्की बारिश, बर्फबारी होने की उम्मीद है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।